अब आपने ये तो सुना ही होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब इस बात का जीता जागता उदाहरण है रतन नवल टाटा, जो चाहते थे कि वो एक नामचीन आर्किटेक्ट बने, लेकिन शायद उनके संघर्ष ने उनके लिए कुछ बड़ा करने का ही सोचा था। तभी तो एक स्टील शॉप पर काम करने वाला एक मामूली सा शख्स उसी कंपनी का उत्तराधिकारी बन गया। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको रतन नवल टाटा के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताएंगे आपको कि कैसे रतन टाटा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनूनियत की हर हद पार कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अवेयरनेस टीवी हिंदी पर। रतन टाटा अपनी स्किल्स और सादगी से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। शायद ही कोई शख्स होगा जो इस नाम से अनजान हो। अब रतन टाटा की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया भर के यूथ के लिए रतन टाटा एक आइडल हैं, जो एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अब ये नाम, ये शोहरत और ये मुकाम रतन टाटा को यूं ही नहीं मिली, तो फिर किन संघर्ष के साथ उन्होंने कामयाबी का रास्ता तय किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 28 दिसंबर 1937 ये वो तारीख थी जब गुजरात के सूरत में नवल टाटा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा रतन टाटा। रतन के पिता नवल टाटा, जो कि पेशे से टाटा ऑयल मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बचपन से ही शांत और शर्मीले रहे रतन टाटा बेहद सादगी पसंद इंसान थे, जिनका मन पढ़ाई में खूब लगता था। इनकी पढ़ाई मुंबई के कैंपेन और शिमला के कैथरल एंड जॉन कैनन स्कूल में हुई। अपने आगे की स्टडीज के लिए रतन अमेरिका चले गए और वहां की रिवरडेल काउंट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने B.Arch की डिग्री ली। रतन शुरुआत से ही किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने खर्चे उठाने के लिए छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। आर्किटेक्ट की डिग्री लेने के बाद हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने एडवांस मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। अब रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। ऐसे में अपनी स्टडी पूरी करने के बाद रतन टाटा इंडिया लौट आए और यहां आने के बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील प्लांट में इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। उस दौरान रतन टाटा स्टील के शॉप पर फ्लोर पर चूना, पत्थर, फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस को संभालना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। जब रतन ने पोस्ट संभाली थी, उस वक्त कंपनी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, लेकिन रतन की लाजवाब बिजनेस स्ट्रेटेजी ने सुझाव दिया कि नेल्को को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उत्पादों के विकास में भी निवेश करना चाहिए। रतन के इस सुझाव से पहले तो JRD थोड़ा डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रतन के सुझावों को मान लिया और जिसके बाद नुकसान में चलने वाली कंपनी मुनाफे में आ गई और रतन के काम से जमशेद टाटा काफी खुश हुए। इस तरह रतन टाटा कंपनी को अच्छी तरह से संभालने लगे थे। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स का चेयरमैन पद छोड़ा, तो रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया। रतन टाटा ने अपनी नई पोस्ट संभाली और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रूल्स बनाए। दरअसल टाटा ग्रुप में शामिल कई कंपनियों के प्रमुख, जो कई सालों से टाटा ग्रुप से जुड़े थे और अब काफी स्ट्रांग और इफेक्टिव हो गए थे। ऐसे में उन्हें hटाने के लिए रतन टाटा ने एक रिटायरमेंट एज तय कर दी थी, जिसके बाद से ये सब रतन टाटा का विरोध करने लगे। लेकिन रतन ने इसकी परवाह ना करते हुए कई नई कंपनियों को ग्रुप के साथ जोड़ा, जिन्हें टाटा ग्रुप्स के ब्रांड का यूज करने के बदले फायदे को उनके साथ शेयर करना था। टाटा ने इनोवेशन और प्राइमेसी दी और यंग टैलेंट को अपने साथ जोड़ा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो रतन टाटा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाया। ये बात साल 1998 की है, जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की थी। इस कंपनी ने अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च की थी।
लेकिन ये कार मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और कंपनी घाटे में चली गई। अब नुकसान में जा रही कंपनी को देखकर रतन टाटा ने ना चाहते हुए भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने का मन बनाया और इसके चलते वो फोर्ड्स के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर से मिलने पहुंचे। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे चली। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद बातों ही बातों में विलियम ने रतन टाटा को एक ऐसा कमेंट कर दिया जो टाटा मोटर्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विलियम ने रतन टाटा को कहा, जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुमने शुरुआत में इतने पैसे क्यों ही लगाए? हम तुम्हारी इस कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान ही कर रहे हैं। बस विलियम का यह कहना रतन टाटा को खंजर की तरह चुभने लगा। वो रातों रात अपने पार्टनर्स के साथ भारत लौट आए। उन्होंने सोच लिया था कि विलियम की इस बात का जवाब वो वक्त आने पर जरूर देंगे और इसलिए वो अपनी कंपनी टाटा मोटर्स पर खूब मेहनत करने लगे। वक्त के साथ साथ टाटा मोटर्स अब मार्केट में अपनी जगह बनाने लगी। मोटर्स की दुनिया में टाटा का ग्राफ हर दिन बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ इस तरह से रतन टाटा ने एक और सक्सेस हासिल की। लेकिन जहां एक तरफ टाटा कामयाबी की अलग हिस्ट्री क्रिएट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान झेल रही थी। वो हर दिन घाटे में जा रही थी। अब 2008 आते आते पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ी हो गई। ये वही वक्त था जब रतन ने उस बात का बदला विलियम से फोर्ड की लग्जरी सीरीज खरीद कर लिया था। रतन टाटा ने उनकी लग्जरी सीरीज की कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का ऑफर दिया और बदले में उन्हें बड़ी रकम भी दी। विलियम टाटा की ये डील सुनकर खुश हो गए। इस बार विलियम अपनी टीम और पार्टनर्स के साथ डील के लिए टाटा के ऑफिस पहुंचे थे और तब विलियम ने टाटा से कहा कि आपने हमारी कारों की सीरीज को खरीदकर हम पर एहसान किया है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब फोर्ड की 2 लग्जरी कारें लैंड रोवर और जगुआर टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं जो मार्केट में धूम मचा रही हैं। इस तरह से अपने 21 साल के करियर में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के बिजनेस को 50 गुना ज्यादा बढ़ाया और दुनिया में सक्सेस की एक अलग हिस्ट्री क्रिएट की। और कुछ इस तरह से अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बिजनेस की दुनिया में नई बुलंदियों को हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की सफलता की कहानी, वो कहानी जिसे उन्होंने अकेले रचा और आज दुनिया भर के यंगस्टर्स के लिए आइडल रहे। अब आपको रतन टाटा की कहानी कितनी इंस्पायरिंग लगी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।